हेलो जी। स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। आज हम रेड 2 मूवी की स्टोरी जानेंगे। रेड 2 अजय देवगन की मूवी है जिसे 1 मई 2025 को रिलीज किया गया था। मूवी की स्टार्टिंग में इनकम टैक्स ऑफिसर्स राजा कुंवर के किले में रेड मारने जाते हैं, पर कुंवर साहब को पहले ही पता चल जाता है और वो सारे पैसे तुरंत ही कहीं और भेज देते हैं। जब इनकम टैक्स ऑफिसर्स आते हैं तो वो उन्हें भगाने के लिए अपने आदमियों को भेजते हैं। ऑफिसर्स वहां से चले जाते हैं। अमय पटनायक, जो एक इनकम टैक्स कमिश्नर है, आते समय अपना रास्ता बदलकर शहर के बाहर ही खड़े रहता है। उस रास्ते से जाने वाली सारी जीप्स को पकड़ लेता है और कहता है कि राजा को पकड़ने के लिए हर बार किले पर हमला करने की जरूरत नहीं है। सुरंग के पास खड़े हो जाओ, भगोड़ा राजा खुद ब खुद हाथ लग जाता है। फिर अपने ऑफिसर्स को कॉल करके बुला लेता है और सारे पैसे सीज कर लेता है। कुंवर साहब कुछ रकम देकर मैटर सॉल्व करने को बोलते हैं, पर अमय पटनायक 2 करोड़ रुपए घूस मांगता है और जानबूझकर ये न्यूज़ लीक करवा देता है। फिर घूस लेने के जुर्म में अपना ट्रांसफ़र भोज में करवा लेता है। भोज में आने के बाद उसके ऑफिस में कई ऑफिसर्स रहते हैं। उसमें एक लेडी ऑफिसर गीता पटनायक को अपना आइडल मानती है। वो उसके सारे रेड के न्यूज़ को अपने एल्बम में लगा कर रखती है। हमें सारी फाइल्स चेक करता है और कहता है कि ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल एक्सेट्रा कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमें का भोज में आने का मेन रीज़न वहाँ का मंत्री दादा भाई है, जिसे वहाँ की जनता ने ही मिनिस्टर बनाया था। दादा भाई में वहाँ की सरकार गिराने का पावर था, इसीलिए राजा कुंवर उसे और उसकी टीम को स्पॉन्सर करता था और दादा भाई राजा कुंवर को बचाने के लिए हर तरह की हेल्प करता था। मैंने जो 2 करोड़ रुपए घूस में मांगे थे उसे भी दादा भाई नहीं दिया था, पर भोज के लोगों के नज़रों में वो एक ईमानदार और समाज सेवक था। वो हर दिन अपनी माँ की पूजा करता था। वह हर तरीके से लोगों का भला करता था, इसीलिए लोग उसे अपना भगवान मानते थे। एक दिन अमय अपनी फैमिली के साथ सुषमा जन कल्याण फाउंडेशन घूमने आता है। वहाँ उसे लगता है कि इस बड़े से फाउंडेशन को देश विदेश से डोनेशन आते होंगे। इस पर दादा भाई कहता है कि हमारे नैतिकता की किताब में डोनेशन का दूसरा नाम रिश्वत है, जिससे हमें परहेज है। अमय को ये बात थोड़ी अटपटी लगती है, इसलिए वो पूरे शहर में घूम घूम कर लोगों से दादा भाई के बारे में पूछता है। वो एक चप्पल की दुकान पर जाता है, तब वो बताते हैं कि बहुत सालों पहले उनकी भी मामूली जूते चप्पलों की दुकान थी। उनका काम कितना भी खराब चले, वो अपने आसपास के लोगों का पेट भरे बिना सोते नहीं थे। धीरे धीरे दुकान चलना बंद हो गई। उन्होंने अपनी दुकान बेच दी, सिर्फ लोगों का पेट भरने के लिए। एक समय आया जब उनके पास कुछ भी नहीं बचा लोगों की सेवा करने के लिए। तब उनके पास पैसे नहीं, लोग थे। लोग उन्हें चुनाव में खड़ा होने की जिद करने लगे। दादा भाई चीफ मिनिस्टर के पास टिकट मांगने गए, पर चीफ मिनिस्टर ने भरी सभा में उनका अपमान किया। इस पर लोगों ने बिना किसी पार्टी की मदद से चीफ मिनिस्टर की पार्टी को हरा दिया। मुख्यमंत्री को अपना सरकार बचाने के लिए दादा भाई की जरूरत पड़ी, इसीलिए उन्होंने दादा भाई को होम मिनिस्टर की टिकट दे दी। मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने होम मिनिस्टर की शपथ ली। फिर उन्होंने फाउंडेशन खोला, जिससे लोगों को रोजगार और घर मिलता है। होम मिनिस्टर बनते ही जन सेवा में लग गए। उनकी लव स्टोरी भी सुपर हिट थी। नेहा नाम की लड़की से वो बहुत प्यार करते थे, पर शादी के कुछ महीने पहले ही ट्रेन एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है। अमय घर आ जाता है और उसकी वाइफ घर में होली की पार्टी रखती है। पार्टी में उसे कॉल आता है और वो कॉल पे बात करके कहीं चला जाता है। वहाँ से लौटकर वो दोनों होली खेलते हैं। अगली सुबह वो बगल के एक गांव के खेत में जाता है। उस खेत में गन्ने की फसल लगी रहती है। वो वहाँ के एक किसान से पूछता है कि गर्मी तो स्टार्ट हो गई है, फिर भी गन्ने की फसल क्यों नहीं कटी अभी तक। वो किसान कहता है कि ये पास वाले गांव के विक्रम की खेत है, हर साल कोई ना कोई फसल खड़ी छोड़ देते हैं, यह कहकर कि इससे उनकी बरकत होती है। हमें समझ जाता है कि इस जमीन के नीचे कुछ छुपाया जा रहा है। रात को ही वो सारे इनकम टैक्स ऑफिसर्स को फोन करके बुलाता है और दादा भाई के घर पे रेड मारने का लेटर देता है। इस पर अशोक कहते हैं कि ईमानदारी की चिंगार अच्छी लगती है, घमंड नहीं। हमें कहता है कि इस बार मेरी न्यूज़ वैसे नहीं छपी जैसे हर बार छपती है, इसलिए आप मुझे समझने में भी गलती कर गए। हमें बताता है कि मैं फाउंडेशन गया था और वहाँ जाकर स्टैचू का सैंपल कलेक्ट किया था। उसकी चेकिंग में पता चला कि वो प्योर सोना से बना हुआ है। फाउंडेशन के अंदर जो अकाउंट्स रूम है, उसमें सारे इलीगल कंपनीज का रिकॉर्ड हैं। उस खेत में जहाँ मैं गया था, वहाँ मिट्टी के अंदर बक्सों में पैसे छुपाए गए हैं। मैंने जानबूझकर राजा कुंवर से घूस मांगा था, ताकि भोज में मेरा ट्रांसफ़र हो सके। अशोक सर झुका लेते हैं। अगले दिन सब दादा भाई के घर रेड मारने जाते हैं, पर वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता है। वे ऑफिस, मंदिर, हर जगह छान मारते हैं, पर वहाँ भी कुछ नहीं मिलता है। फिर सब मिलकर फाउंडेशन जाने लगते हैं। इस पर दादा भाई कहते हैं कि आप फाउंडेशन हमारे साथ चलिए, क्योंकि कभी कभी हमारी जनता भावुक होकर हिंसक हो जाती है। फाउंडेशन में जो स्टैचू सोने का था, वो सबके सामने चेक करने पर पीतल का निकलता है।
और जिस अकाउंट्स रूम में सारी इलीगल कंपनीज के रिकॉर्ड रखे थे उसे भी बदल कर लाइब्रेरी बना दिया गया था। इतना सब के बाद जनता इनकम टैक्स ऑफिसर्स के खिलाफ नारेबाजी करने लगती है। दादा भाई अमय को दूसरे रास्ते से बाहर निकलवाता है। जाते जाते अमय पूछता है कि इतना सारा सोना क्या लंका ले गए। दादा भाई कहता है कि सालों से सबकी आंखों के सामने छुपा कर रखा, पर आप ही की आंखों को सब कैसे छुप जाता है कमिश्नर जी। हमें कहता है कि भ्रष्टाचार को सूंघने की हुनर है मुझमें मंत्री जी। दादा भाई कहते हैं कि हमारी छवि एक ईमानदार मंत्री की है, इसीलिए हम ईमानदारी का नाटक करते हैं। आपकी छवि भी ईमानदार ऑफिसर की है, पर आप बेईमानी का नाटक कर रहे थे, इसीलिए पकड़े गए। जो इंसान 73 बार अपनी ईमानदारी के लिए ट्रांसफर ले चुका हो, वो 74वां बार रिश्वत क्यों मांगने लगा। आप पर तो हमारी नज़र शुरू से ही थी। मेरे भेजे हुए आदमी हर जगह आप पे नज़र रखे हुए थे। आपकी नज़र में 4 चीज़ें आईं। पहला, पैसा जो आप ढूंढ नहीं पाए। दूसरा, सोना जो हम आपकी नज़रों के सामने से उड़ा के ले गए। तीसरा, फाउंडेशन। आपकी नज़र में 4 चीज़ें आईं। पहला, पैसा जो आप ढूंढ नहीं पाए। दूसरा, सोना जो हम आपकी नज़रों के सामने से उड़ा के ले गए। तीसरा, फाउंडेशन के बिल जिसकी जगह लाइब्रेरी आ गई। चौथा, कंपनी के इलीगल रिकॉर्ड्स जो छापे में सारे अकाउंट्स बराबर निकले। एक टिप हमसे भी ले लीजिए। पांचवा, जिसे आप ढूंढ भी नहीं रहे थे, वो आपकी नज़रों के सामने है और हमेशा से ही रहेगी, पर आप उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। हमें कहता है कि इस शहर तक पहुंचने के लिए जो बेईमानी हमने की उसे आपने पकड़ लिया, पर अब आप तक पहुंचने के लिए जो बेईमानी हम करेंगे उसे आप नहीं पकड़ पाएंगे। गलत रेड मारने की वजह से हमें को सस्पेंड कर दिया जाता है। दादा भाई के फाउंडेशन के बाहर वाली रैली में एक इंसान था जो अमय की मदद करना चाहता था। उसने नारेबाजी के भीड़ में अमय के पैकेट में एक पर्ची डाली थी। उस पर्ची पर नेहा राठौर लिखा था, जो कि एक रेलवे कर्मचारी थी और जिससे दादा भाई की शादी होने वाली थी। अमय पता करता है कि नेहा राठौर पुनीत साहनी के डिपार्टमेंट में काम करती थी। वो पुनीत साहनी को फ़ोन लगाता है और उससे नेहा की डिटेल्स मांगता है, पर पुनीत कुछ नहीं बताता है और उसे विनय के बारे में बताता है। अमय विनय को फ़ोन लगाता है और नेहा की डिटेल्स मांगता है और सारी डिटेल्स महन को फॉरवर्ड करता है। महन बताता है कि नेहा राठौर के नाम से 80 बीघा जमीन खरीदी गई थी, जिस पर 5 स्टार होटल, रिजॉर्ट है और 10 कंस्ट्रक्शन कंपनीज है। शायद दादा भाई ने इसकी पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर अपने किसी आदमी को दे दिया है और इस लिस्ट में कई लड़कियों के नाम और हैं। अमय धीरे धीरे सारी लड़कियों को कॉन्टैक्ट करता है, पर कोई भी दादा भाई के खिलाफ गवाही नहीं देना चाहती है। अमय चीफ कमिश्नर के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। वो कहता है कि दादा भाई गरीब लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर उन्हें एक्सप्लॉयट करता है और उनके नाम पर ज़मीन खरीदकर अपने लोगों को दे देता है। चीफ कहते हैं कि लड़कियों के एक्सप्लॉयटेशन का केस हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं है। ये कौन सी लड़ाई लड़ने लगे हो तुम। अमय कहता है कि बेनामी लैंड केस का तो है, मैं वही लड़ाई लड़ रहा हूँ जो मुझे लड़नी चाहिए। चीफ कहता है कि अभी तुम कोई भी लड़ाई लड़ने के पोजीशन में नहीं हो। इस लड़ाई को लड़ने के लिए तुम्हारे जैसा कोई ईमानदार ऑफिसर लगेगा। अमय उन्हें कहता है कि ईमानदार नहीं, अब बेईमान ऑफिसर लाना पड़ेगा और वो लल्लन सुधीर को बुलाता है। इसी बीच अमय एक एडवोकेट देवेंद्र गहलोत को भी हायर करता है। एडवोकेट दादा भाई के खिलाफ जनहित याचिका डालता है। अमय दादा भाई को फोन करके बोलता है कि इस याचिका में आपके कर्मों की सजा लिखी हुई है। दादा भाई कहते हैं कि भोज में पूजा होती है हमारी, और जहाँ की जनता प्यार में हो वहाँ आपका दिखाया हुआ कुछ भी नजर नहीं आएगा। अमय कहता है कि जरूर आएगा। कुछ दिन पहले आपने मुझे टिप दी थी, आज मैं आपको टिप देता हूँ। उधार नहीं रखता किसी का। नेहा राठौर जो कि एक मामूली क्लर्क थी, उसके नाम पर इतना सब कुछ कैसे है, और बाकी की सारी लड़कियों के नाम भी हैं जिसे आपने एक्सप्लॉयट किया था। आज से आपकी बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू। दादा भाई विनय को एडवोकेट से बात करके पीआईएल वापस लेने को कहता है। इस पर एडवोकेट 2 करोड़ रुपए मांगता है। इधर अमय गीता को उस खेत के आसपास के किसानों से पूछताछ करने को भेजता है। गीता कहती है कि आपका शक सही था। रेड मारने के एक दिन पहले सारे बक्सों को बैलगाड़ी की मदद से निकाला गया था। खेतों में कुछ दिन पहले ही सिंचाई हुई थी, इसलिए पैसों को ट्रक से या ट्रैक्टर से नहीं ले जा सकता था। भोज के पास जो आपने घर आइडेंटिफाई किया था वो विक्रम घड़ियाल का था। उसके पास 100 से भी ज़्यादा बैलगाड़ियाँ हैं। अमय गीता को थैंक यू कहता है और कहता है कि ललन के साथ मिलकर विक्रम के घर पर रेड डालो। ललन रेड वारंट ले आता है और घर का सारा पैसा सीज कर लेता है। ललन फिर दादा भाई के पैरों पर गिरकर माफी मांगता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये आपका पैसा है, वरना मैं कभी भी रेड नहीं मारता। आप चिंता मत करिए, थोड़ा फाइन कटवा कर मैं सारा पैसा वापस कर दूंगा। इधर एडवोकेट 5 दिन का टाइम देता है और कहता है कि अगर पैसा नहीं मिला तो पेशी होकर रहेगी। दादा भाई अपने छोटे भाई को दिल्ली में कोमल चौहान के घर भेजता है पैसा लाने।
पर विनय ये जानकारी अमय को दे देता है और इनकम टैक्स ऑफिसर्स वहाँ का भी पैसा सीज कर लेते हैं और कमल को भी अरेस्ट कर लेते हैं। दादा भाई विनय से गहलोत को अपने फार्म हाउस अकेले लाने को बोलता है। विनय ये बात अमय को बताता है और अमय चीफ को पूरे ऑफिसर्स के साथ वहाँ भेज देता है। दादा भाई वहाँ से भाग जाता है, लेकिन बाद में वो विनय को किडनैप करके खूब पिटाई करवाता है। फिर एडवोकेट को 2 की जगह 5 करोड़ देता है। एडवोकेट कहता है कि आपकी पेशी पर इस केस को दर से ही खत्म कर दूंगा। अगले दिन कोर्ट में एडवोकेट दादा भाई की रात की रिकॉर्डिंग्स बजा देता है और जो कैश दादा भाई ने दिया था उसे भी दिखाता है और नेहा राठौर के नाम से खरीदी गई इल्लीगल जमीन भी दिखाता है और रिक्वेस्ट करता है कि जब तक इस केस की जांच नहीं हो जाती तब तक दादा भाई अपने चुनाव क्षेत्र से दूर रहें। कोर्ट परमिशन दे देती है। लल्लन दादा भाई के घर जाकर कहता है कि पूरे भवन में छापा मारने का ऑर्डर आया है, या तो आप मुझे बता दें कि कहाँ कहाँ क्या रखा है या फिर जहाँ जहाँ जो रखा है उसे हटा दें। दादा भाई सारे पैसों को एक होटल में छुपा देता है जो नया नया खुला था। लल्लन ये सब अमय को बताता है। दादा भाई अपने एक एडवोकेट को 250 बीघा जमीन देता है और अपने भोज से बैंक हटाने को बोलता है। एडवोकेट मान जाता है। इधर चीफ सारे मेंबर से डिस्कस करता है कि दादा भाई के सारे इलीगल प्रॉपर्टीज और पैसा मिल चुका है, बस अमय वो सोना नहीं ढूंढ पा रहा है। अमय कहता है कि आप मेरा सस्पेंशन रिवोक करिए, मैं वो सोना ढूंढ कर लाऊंगा और ये प्रूफ कर दूंगा कि दादा भाई 500 करोड़ के ऊपर की चोरी कर रहा है। मेंबर्स कहते हैं कि अगर प्रूफ नहीं कर पाए तो। अमय कहता है कि अगर मैं नहीं कर पाया तो ये मेरी जिंदगी का आखिरी रेड होगा। अमय का सस्पेंशन रिवोक हो जाता है और दादा भाई की बैन भी कुछ दिनों के लिए स्टे हो जाता है। अमय ऑफिसर्स के साथ होटल में रेड मारता है और पूरा सामान सीज कर लेता है, पर होटल से निकलते टाइम पब्लिक पूरा रास्ता जाम किए रहती है और वो सारे बैरिकेडिंग्स को तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश करती है। भीड़ को शांत करने के लिए अमय ऊपर जाकर पैसों की बरसात करवाने लगता है। पब्लिक पैसे लूटने के चक्कर में रास्ता खाली कर देती है। इतने में अमय पैसा लेकर निकल जाता है। अमय सोना खोजने फाउंडेशन जाता है। वहाँ पर मैनेजर से पूछने पर पता चलता है कि सोना तालाब के अंदर छुपाया हुआ है। फिर कुछ स्विमर्स अंदर जाकर कंफर्म करते हैं। उस बड़े से स्टैचू को क्रेन की मदद से निकाला जाता है, पर इतने में दादा भाई पब्लिक को बहला फुसला कर यहाँ ले आते हैं और ऑफिसर्स को मारने का ऑर्डर देते हैं। पब्लिक जैसे ही मारने के लिए आगे बढ़ती है, तभी उधर से अमय की वाइफ दादा भाई की माँ और उन सब लड़कियों को लेकर आ जाती है जिसे दादा भाई ने एक्सप्लॉइट किया था। उसी की माँ रोने लगती है और अपने चप्पल उठाकर सिर पर रखने लगती है। तब दादा भाई दौड़ कर आता है और अपनी माँ से माफ़ी मांगता है। उसकी माँ उसे एक थप्पड़ लगाती है और कहती है कि मेरी परवरिश और जनता के प्यार पर थूका है तुमने। वो रोती हुई गाड़ी में बैठ जाती है और चली जाती है। हमें दादा भाई को अरेस्ट कर लेता है और अपनी वाइफ को थैंक यू कहता है। इसके बाद वो उसकी अंकल के पास जाता है जिन्होंने उसके पॉकेट में पर्ची डाली थी। वो कहते हैं कि नेहा मेरी पोती थी, पर यहाँ कोई भी दादा भाई के खिलाफ कुछ नहीं कर पाया क्योंकि सब उससे डरते हैं। पर जब मैंने भीड़ में तुम्हें बिना डरे हुए देखा तो बस नेहा की याद आ गई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अमय मुस्कुरा कर चला जाता है और मूवी एंड हो जाती है।